Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT Jalandhar. Today we are going to discuss the shortcomings of earlier indirect structure. So the first shortcoming is piecemeal credit of taxes on inputs or input services. So there are different factors. First one is no credit of service tax paid on input services was allowed against VAT. VAT means value added tax payable on sale of inputs or finished goods, and then no credit of excise duty paid on inputs was allowed against VAT payable on sale of inputs or finished goods. The next is no credit of VAT paid on inputs against excise payable on manufacture of finished goods or service tax payable on provision of services. Excise duty is basically levied when the goods are manufactured, and service tax is levied on services. When a person provides services to the other person, then he has to apply service tax. And the VAT is levied on the sale of goods. So let's discuss this point with the help of an example. In this example, we can see there are four parties. First is A, then B, third is C party, and next is D. First A party is farmer. So a farmer grows wheat of rupees 100 and sell it to B for rupees 110. देखो इस एग्जाम्पल में अब क्या बताया गया है कि जो एक फार्मर है वो वीट को ग्रो करता है, ठीक है। तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, हमने कहा कि उसने वीट ग्रो की है 100 रुपीज की, तो उसने वीट को आगे जो सेकंड पर्सन है बी उसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया है? 100 की वीट थी, राइट। तो उसके ऊपर उन्होंने 10% टैक्स लगा दिया। 100 प्लस 10 कितना बन गया? 110। तो जो 100 की चीज है उन्होंने टैक्स लगा के 110 रुपीज में बी पर्सन को सेल कर दी। अब बी पर्सन कौन है? बी पर्सन की एक आटा चक्की है। अब वो क्या करेगा? बी पर्सन उसने जो वीट ली है ए से उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग क्या करेगा कि उसने वीट को कन्वर्ट करना है इनटू वीट फ्लोर, आटा में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन वीट कॉस्ट रुपीज उसने जो काम किया उसके लिए वो कहता है कि मैंने 50 रुपीज चार्ज करने, जो मैंने वीट को वीट फ्लोर में कन्वर्ट किया है। He sells it to C for rupees 187। अब देखो उसने 110 की जो वीट है वो परचेज की थी, तो 110 उसके लिए क्या थी? कॉस्ट, राइट। तो उसके ऊपर उसने 50 रुपीज का काम किया, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी प्रोडक्ट की? 160 रुपीज। देन वो अब कहेगा कि मैंने 160 रुपीज की चीज 160 रुपीज में नहीं सेल करनी, वो कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। उसने 10 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। अब प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बन गई? 170 रुपीज, लेकिन अभी उस पर अभी टैक्स लगना है। तो टैक्स है 10%, तो टैक्स की अमाउंट कितनी आ गई अब? 17। तो जब उसने 17 रुपीज का टैक्स लगा दिया है तो उसके पास जो उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस बनी है वो कितनी बन गई है? कितनी होगी प्रोडक्ट की प्राइस? 187 रुपीज। अब देखो उसने 110 का परचेज किया था इनपुट, राइट, वीट, तो उसने अब उसको सेल कितने में किया है? 187 रुपीज में। अब जो सी है, सी ने उससे 187 रुपीज में परचेज कर लिया आटा। सी पर्सन एक बेकरी वाला है। अब वो क्या करेगा? वो आटा को यूज करेगा, लाइक उसने अगर बिस्किट्स बनाने हैं, कोई और आइटम्स, कोई ब्रेड प्रिपेयर करनी है, तो ऐसे वो उससे जो वो प्रिपेयर करेगा, राइट। एंड देन उसको अब उसने सी ने उसके ऊपर काम किया, उसने उसको बिस्किट्स में कन्वर्ट किया उस आटे को।
देन उसने अब क्या, उसने सेल कर दिया उसको, देखो अब 187 रुपीज का उसने परचेज किया था रॉ मटेरियल, उसके लिए रॉ मटेरियल था जो आटा, उसने उसके ऊपर 13 रुपीज की कॉस्ट लगाई है। अब इसकी जब उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया, 200 रुपीज। तो 200 रुपीज पे उसने अब अपना प्रॉफिट भी तो चार्ज करना है, 20 रुपीज उसने प्रॉफिट लगा दिया, 220 रुपीज अब होगी उसकी। उसके ऊपर टैक्स रेट कितना है, 10%। अब 220 पे अगर हम 10% टैक्स लगाते तो उसकी अमाउंट कितनी आती टैक्स रेट की, 22 रुपीज। तो अब उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बन गई, 220 पहले प्लस टैक्स रेट 22 रुपीज, तो 242 रुपीज की अब प्राइस होगी। तो 242 रुपीज उसने बिस्किट्स प्रिपेयर किए हैं, उसने अब किसको सेल कर दिए, जो फाइनल जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, राइट। तो अब हम शॉर्टकमिंग्स की बात कर रहे थे, अब इसमें आपको शॉर्टकमिंग शायद नजर ना आए, लेकिन अगर हम शॉर्टकमिंग को देखें तो इसमें क्या है, देखो पहले कितने की वीट थी, 100 की, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगा, कितनी होगी, 110। उसके बाद जब 110 पे पहुंचे तो वी ने उसके ऊपर काम किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। अब दोबारा फिर देखो उसके ऊपर टैक्स लगा, अब कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा, 170 पे, लेकिन 100 पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका था, लेकिन अब दोबारा फिर देखो 170 पे लग रहा है, 100 पहले है, 70 अब है। अब उसके बाद देखो अब सी के पास चला गया वो मटेरियल, अब देखो सी कितने पे टैक्स पे कर रहा है, लगा रहा है 220 रुपीज पे, ठीक है। अब जो सेलर है, बेकरी वाला सेलर है, 220 रुपीज की उसने चीज थी, उसके ऊपर 22 रुपीज टैक्स लगाया तो 240 की होगी। अब देखा जाए तो 100 पे पहले टैक्स लगा, फिर दोबारा 170 पे हमने लगाया, फिर हमने 220 पे लगाया, तो कितनी बार जो टैक्स है वो रिपीट हो रहा है सेम अमाउंट पे, इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ा, कंज्यूमर पे। तो कितनी बार देखो टैक्स के ऊपर टैक्स लगी जा रहा है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर टैक्स आ रहा है, तो जो हमारा बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर बियर करता है। तो यही इस जो पुराना जो हमारा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था उसकी यही लिमिटेशन है मेन। The next point is no credit of central sales tax against the sale of goods. In the pre-GST era, no credit was allowed in respect of central sales tax paid on interstate purchase of goods. Interstate means अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को मटेरियल सेल हो रहा है, हमने एक वर्ड यूज किया है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स बेनिफिट, कि अगर एक सेलर ने, जैसे इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं, A is running business in Punjab, right? He has purchased the goods for rupees 1000 प्लस उसके ऊपर उसने 20 रुपीज का उसको टैक्स लगा, कितना टैक्स रेट है, 2% CST। अब आप बोलोगे CST क्या है, CST मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो जो उसने प्रोडक्ट परचेज, गुड्स परचेज किया, उसकी कितनी प्राइस पे करनी पड़ी, 1020 रुपीज। उसने कहाँ से परचेज किया है, महाराष्ट्र से, लेकिन वो बिजनेस कहाँ पे रन कर रहा है, पंजाब में। इट मीन्स इंटर स्टेट हो गया, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा है। CST जो है किस स्टेट को जाएगी, जहां से प्रोडक्ट को सेल किया गया, वो महाराष्ट्र से प्रोडक्ट को सेल किया गया पंजाब में, तो पॉइंट ऑफ सेल क्या था, महाराष्ट्र। अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको कितनी अमाउंट चलेगी, 20 रुपीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चलेगी। आफ्टर दैट these goods are sold by A to B in the state of पंजाब। उसके बाद जब A ने गुड्स परचेज कर ली थी, अब A ने गुड्स को सेल किया B को, अब बी भी पंजाब का ही है और ए भी पंजाब का ही है, राइट। उसने सेल किया कितने में,
1200 में, तो टैक्स रेट कितना है जो वैट चल रहा है वो था 12.5% एंड हेंस द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज 150 रुपीज। देखो अब ए ने महाराष्ट्र से परचेज किया, ए उस टाइम क्या था, बायर। जो महाराष्ट्र वाला पर्सन है वो कौन था, वो सेलर। ए ने जब गुड्स परचेज की तो उसने ए ने महाराष्ट्र वाले सेलर को प्राइस पे की विद टैक्स। तो जो वो सेलर था महाराष्ट्र का, उसने जो टैक्स था वो गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद फिर ए ने बी को सेल की, बी कौन है, कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है वो ए को टैक्स पे करेगा और ए जो है वो आगे पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाएगा, राइट। तो अब टैक्स की अमाउंट कितनी बनी है, 150 रुपीज। सो नो क्रेडिट ऑफ 20 इज अलाउड while making payment of rupees 150. Hence the dealer A has to deposit rupees 120 as state VAT. अब जो ए है वो यही नहीं कह सकता कि ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया गया है 20 रुपीज, राइट। तो हम 150 में से 20 ऑलरेडी पे किया है तो 130 रुपीज पे कर दे, ऐसा नहीं होता। उसको पूरी अमाउंट ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी क्योंकि वो जो टैक्स किसको गया है, वो गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो 150 रुपीज का टैक्स बना है यहाँ पे, तो 150 रुपीज ही जो ए है वो बी से कलेक्ट करेगा, जैसे हमने उसमें बात की थी कि एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो 150 रुपीज जो है वो ए पंजाब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा, क्लियर। Next is no credit of VAT paid in one state against the VAT payable in other state. Although the credit of tax paid on purchases is allowed against intra-state sale of goods. Intra-state sale mean अगर आप within the state goods को सेल कर रहे हो, सेम स्टेट में, जैसे हम पंजाब की गुड्स पंजाब में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द स्टेट किसी और स्टेट के गुड्स सेल कर रहे हो देन आपको वो बेनिफिट, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, कि आपका जो टैक्स है वो एडजस्ट नहीं होगा कि हमने ऑलरेडी पे कर दिया तो हम कुछ लेस करके पे करें। बट व्हेन द गुड्स ट्रेवल टू सम अदर स्टेट द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन वन स्टेट डज नॉट गेट ट्रांसफर टू अदर स्टेट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। In Maharashtra, goods are sold for rupees 1000 by Mr. A to Mr. B for rupees 1000, charging tax at 12.5% rupees 125. ठीक है, महाराष्ट्र में गुड्स को सेल किया गया, किसने सेल किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। मिस्टर बी sells goods to Mr. C in Punjab for rupees 1500, charging tax rate at 2%, और टैक्स की अमाउंट कितनी बनी है 1500 पे 30 रुपीज। Hence the tax that has been deposited in Maharashtra is 125 plus 30। तो टैक्स की अमाउंट कितनी बन गई, पहले ऊपर 125 डिपॉजिट करवाए थे, अब कितने डिपॉजिट करवाने हैं 30 रुपीज। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 155 rupees. When Mr. C sells these goods, he is not entitled to credit of tax paid in Maharashtra. जब C ने आगे गुड्स को फर्दर सेल किया है तो उसको जो भी उसने टैक्स कलेक्ट किया वो ऐसे नहीं कहेगा कि हमने तो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है तो मैं उससे जो मैंने ऑलरेडी पे किया उसको एडजस्ट करके बाकी बैलेंस वाला डिपॉजिट कर दूं, ऐसा नहीं होता। No credit of VAT paid in one state against the VAT payable in other state. आपस में विद इन द सेम स्टेट अगर आप कुछ है सेल करते हो तो क्रेडिट अलाउड है, अगर आप आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहे हो जो वैट है वो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, मीन्स आपको एडजस्टमेंट नहीं होगी। Next point is cascading effects of tax by charging VAT on value of goods including
एक्साइज ड्यूटी। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या आता है कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, इसमें हमने एक टर्म यूज किया है एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? which is levied when the goods are manufactured. The VAT is value added tax which is levied on sale of goods. If goods are manufactured for rupees 1000 and excise duty is payable 12.5%. पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। Assessable value of goods under excise 1000, right? उसके ऊपर अब गुड्स मैन्युफैक्चर होगी तो टैक्स कितना, एक्साइज ड्यूटी कितनी है 12.5%। तो 125 का 1000 के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया। क्लियर? तो टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट 1125। अब जो ये अमाउंट आई है अब इसके ऊपर वैट लगेगा। अब देखो ये अमाउंट जो आई है इसमें तो ऑलरेडी 125 रुपीज का टैक्स इंक्लूड है, लेकिन इस अब क्या है इसका आपको शॉर्ट कमिंग अब नजर आएगी। देखो इसको ऐड कर दिया इसमें, अब दोबारा इसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर हम कितना टैक्स लगा रहे हैं 14.30%। किस अमाउंट पे लगा है 1125 रुपीज के ऊपर हमने कितना टैक्स लगा दिया 14.30%। तो अमाउंट कितनी आ गई है 160.88। तो अब सेलर ने लगा दिया इतना टैक्स, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो एक कस्टमर को अल्टीमेट कस्टमर को कंज्यूमर को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी 1285। इतनी अमाउंट एक जो फाइनल कंज्यूमर है वो अपने डीलर को अपने सेलर को पे करेगा। अब देखो इसमें 2 टाइम्स आ गए टैक्स, पहले एक्साइज ड्यूटी लगी फिर उसको अमाउंट को हमने ऐड करके तो फिर हमने उस टोटल पे हमने क्या लगाया VAT. So this is the limitation of old tax structure system. The next point is lack of uniformity in provisions and rates. Under the VAT structure across the states, there is lack of uniformity. Uniformity means जो rate of tax है वो सभी states में similar नहीं है। इसके अलावा जो क्रेडिट प्रोविजन है, जो हमने क्रेडिट प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजर है वो भी सभी स्टेट्स के डिफरेंट है। सो देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजंस एंड रेट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन। तो मल्टीपल पॉइंट की अगर बात करें, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि पहले हमने एक्साइज ड्यूटी लगाई है जब गुड्स मैन्युफैक्चर होगी, राइट? उसके बाद हमने जब सेल पॉइंट था, पॉइंट ऑफ सेल पे हमने क्या लगाया वैट। जब गुड्स को हमने अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया तो हमने क्या लगाया उसके ऊपर वैट। तो 2 टाइम्स तो हमने इसी एग्जांपल में देख लिया कि टैक्स लगा है। सो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन। तो जो अगर हम बात करें शॉर्ट कमिंग की, तो जो भी हम टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ रहा है? आप लोगों के ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। उसी को ये सारी अमाउंट पे करनी पड़ रही है अपनी पॉकेट से। क्लियर? ये प्रोडक्ट की प्राइस फिर इंक्रीज होती रहती है, जैसे टैक्स लगेगा उसके ऊपर फिर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। So the next point is assessable value being more than the value of goods or services. So in case of indivisible work contracts where value of goods and services was not determined separately, तो उस केस में टैक्स कैसे लगाया जाता था? Indivisible work contract means which cannot be divided. हमें पता नहीं चलता कि कितनी अमाउंट की गुड्स प्रोवाइड की है और कितनी अमाउंट की सर्विस। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप वहाँ पे अगर कुछ फूड आइटम्स भी बाय करते हो और आपको जो रेस्टोरेंट है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उस केस में कई बार डिविजिबल नहीं होता कि कितनी अमाउंट की गुड्स प्रोवाइड की है और कितनी अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड की है। तो उस केस में कैसे टैक्स इम्पोज करती थी गवर्नमेंट? एक तो लगता था सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज और वैट था ऑन सेल ऑफ गुड्स।
जो सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है और वैट किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती थी कि मैंने टैक्स कितना लगाना है, किस वैल्यू पे लगाना है, 40% to 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। 40 to 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अगर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपीज है तो आप इसका निकाल लो 40% 40 और 70% 70 रुपीज। अब जो सर्विस टैक्स लगना है वो किस पे लगना है, 40 पे, और अगर 70% है तो 70 रुपीज पे। प्लस VAT was chargeable on 70% of the value of work contract। तो वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना हमारे पास 100, तो 100 का आप निकाल लो 70% 70, 70 के ऊपर अब क्या लगेगा, वैट। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी, 100, लेकिन अब देखो 40 पे लग रहा है सर्विस टैक्स, 70 पे लग रहा है वैट, तो 40 प्लस 70 कितना बन गया, 110, 70 प्लस 70 कितना बन गया, 140। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स was 100 rupees is more than the assessable value। अब assessable value कितनी है, 110 और 140। So this is the main limitation of earlier indirect tax structure. Similarly, for the supply of food and beverages, सर्विस टैक्स कितना है, 40% ऑफ द वैल्यू इन केस ऑफ रेस्टोरेंट, 60% केस ऑफ आउटडोर कैटरिंग एंड 70% केस ऑफ बंडल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉजिंग इन होटल्स अलोंग विद सप्लाई ऑफ मील्स, कि अगर आप स्टे भी कर रहे हो प्लस उनके जो मील्स हैं वो भी अवेल कर रहे हो। तो आप फिर कैसे करोगे इस केस में, जो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 100 है तो सर्विस टैक्स किस वैल्यू पे लगना है, 100 का 40% निकाल लो, 100 का 60% निकाल लो, 100 का 70%, इसके 40 के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, 60 रुपीज के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा एंड देन 70 रुपीज की, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था वैसे। प्लस अब इस केस में क्या है, देखो वैट, वैट कितना लगना है, 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड बीवरेजेस। तो सप्लाई की वैल्यू जो हमारी वैल्यू कितनी है, 100, हम एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं, तो 100 के ऊपर 100%, 100 आ गया, तो 100 के ऊपर लगेगा वैट, जितना भी रेट होएगा वैट का। हम देखो 40 प्लस 100 140%, 60 प्लस 100% 160%, 70% प्लस 100% 170% ऑफ द वैल्यू। अब देखो वैल्यू कितनी इंक्रीज कर दी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मैंने अपने अकॉर्डिंगली जितनी आप अमाउंट की सर्विस और गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो मैंने उसके ऊपर 40% के ऊपर मैंने लेना है, और जो स्टेट गवर्नमेंट वो कहती है कि मैंने अगर आप 100 की कोई चीज कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस और गुड्स, तो मैंने कितना लेना है, मैंने उसके ऊपर, मैंने 100 के ऊपर ही अपना जो वैट है वो चार्ज करना है। so, इस जो हमारा ये टैक्स स्ट्रक्चर था इसका जो अल्टीमेट बर्डन है, राइट, वो किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर। देखो उसको तो 100 वाली चीज कितने में पड़ी पहले, उसको उसकी वैल्यू असेसेबल वैल्यू 110 कर दी और 110 के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ा, तो अल्टीमेट बर्डन एक कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर है वो बियर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट the shortcomings of earlier indirect tax structure. So hope the lecture is clear to all.